तो हेलीकॉप्टर मायावती का पहुंच चुका है, आप देख पा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां यहाँ पहले ही की गई हैं। कई दिनों से यहाँ बीएसपी के बड़े नेता तैयारियों में जुटे हुए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर मायावती के रैली स्थल पर पहुंचने की। अपने सुरक्षा इंतजामों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती हेलीकॉप्टर से उतरती हुई। तो फिलहाल जो बड़े नेता हैं बीएसपी के, वो इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं, मायावती के नाम की जय घोष हो रहे हैं। तो रैली स्थल पर मायावती पहुंच चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे तस्वीरें इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं इलाहाबाद से। परेड ग्राउंड से तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानो श्री कांसी राम जी अमर रहे, मानो श्री कांसी राम जी अमर रहे। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद। तो इलाहाबाद के परेड ग्राउंड से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीएसपी की महारैली है आज और इस महारैली के शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे हैं। 10 लाख से ज्यादा समर्थक बताए जा रहे हैं। विशाल महारैली के मुख्य अतिथि तो मंच पर पहुंच चुकी हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इलाहाबाद के परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हैं। अपने चौपर से उतरी और फिर एम्बेसडर कार से होती हुई अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंची हैं बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने मायावती। और मंच पर इस वक्त तमाम नेता और उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इलाहाबाद से हैं। मंच पर मौजूद सभी पार्टी के सम्मानित साथियों से तो इस स्वागत समारोह की तैयारी, स्वागत की तैयारी बहन जी का खैर मकदम मायावती की। स्वागत करें। तो आप देख पा रहे हैं विहंगम तैयारियां मायावती के स्वागत के लिए और एक बड़ी फूल माला के जरिए उनका अभिवादन करते हुए तमाम कार्यकर्ता और नेता। तो इलाहाबाद के परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2017 के मद्देनजर उससे पहले राजनीतिक लिहाज से सभी राजनीतिक दल अपनी कोशिशों में जुट गए हैं और उस कोशिशों के मद्देनजर कोई यात्रा कर रहा है, कोई बस यात्रा कर रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है और कोई रैलियां कर रहा है।
श्रीकांत जी राम जी अमर रहे। बहन जी जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जी जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और एक बार नहीं इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आप लोगों के बीच में चलकर आई हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसी बहन आपको कहीं मिलेंगी नहीं। शेरनी बहन है, बहादुर बहन है और विरोधियों को जैसा का तैसा जवाब देने वाली बहन है। आज उनकी तरफ उत्तर प्रदेश का आम समुदाय देख रहा है। साथियों, भाजपा, कांग्रेस, सपा से उब चुका है। बहन जी, आपकी तरफ ये सब समाज टकटकी लगाए हुए देख रहा है। मैं आपसे बड़े आदर के साथ विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा बहन जी कि आज ये सुबह से कई लाख के लोग, लाखों की तादाद में यहां लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस उमड़े हुए जनसैलाब को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप संबोधित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के खास गढ़ अर्थात इलाहाबाद में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की हो रही इस अति विशाल व समुद्री महारैली में यहां इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी मंडल के पार्टी के लाखों लाखों लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी व सत्ता की अंदरूनी मिली भगत व इनके सभी घिनौने हथकंडे भी यहां बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर से यहां उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्याय, अमन, चैन व विकास के अच्छे दिन जरूर वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ प्रदेश में हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सपना फिर जरूर साकार होगा। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी
कि आजादी के बाद जब अंग्रेज अपने मुल्क को छोड़कर चले गए थे, अपना देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद शुरू में लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। 37 वर्षों का समय काफी ज्यादा होता है। आजादी के बाद लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से काफी वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से और अब पिछले कुछ समय से केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और अपने ऐसे खराब हालातों से थोड़ा उभरने के लिए अब ये पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी काफी हवाई बातें कर रही है, जो इनका ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि इस मामले में वास्तव में कांग्रेस पार्टी की इनके प्रति नीयत साफ होती तो फिर ये कार्य केंद्र में इनके लगभग 54 वर्षों तक अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफी समय पहले किया जा चुका होता। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व्यवहार भी लगातार अनुरोध करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की उस बुजुर्ग महिला को यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ से रोटी रोजी हेतु दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था। और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में वह दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। उन्हें मैं खास तौर से कांग्रेस पार्टी को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इनकी सीएम पद की उम्मीदवार को भी यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना करते रहें, चाहे ये लोग रथ यात्रा लेकर निकलें, चाहे ये पद यात्रा करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर इनका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यहाँ राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी। और अब केंद्र में भी
इसी नक्शे कदम पर वर्तमान बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसने लोकसभा चुनाव के समय में पूरे देश के हर वर्ग व हर जाति व हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण के लिए जो अच्छे दिनों के वायदे किए थे, वे सपने दिखाए थे, सुनहरी सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश यहाँ बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। और इस बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि देश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी व इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनमें से खास चुनावी वायदे ये थे। जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था देश में, तो बीजेपी और इनके जो पीएम पद के उम्मीदवार थे श्री नरेंद्र मोदी ने आपके उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हर चुनावी जनसभा में जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो चुनावी वायदे इन्होंने पूरे किए हैं? जबकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार को बने हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उन्हें बीजेपी ने और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान तो देश में गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को सबसे बड़ा वायदा ये किया था कि यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को सबसे बड़ा वायदा ये किया था कि यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को जो सरकारी राशन है वो सस्ता देगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद क्या गेहूं, चावल, दाल, तेल आदि क्या आप लोगों को सस्ता मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि नहीं मिल रहा है। केंद्र के जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो पूरे देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं व रसोई गैस आदि सब सस्ती हो जाएगी। क्या आप लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रसोई गैस आदि आप लोगों को सस्ता मिल रहा है? मैं समझती हूँ नहीं मिल रहा है। बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो पूरे देश में और आपके उत्तर प्रदेश में भी बिजली 24 घंटे मिलेगी। आपको 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था। क्या आप लोगों को बिजली 24 घंटे मिल रही है? मैं समझती हूँ नहीं मिल रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने बीएसपी की सरकार की, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो बेघर लोग थे या आवासहीन लोग थे जिनके पास अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे, तो हमारी सरकार ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो हमने आवासहीन लोगों को तो पक्के मकान, 2-2 कमरों के पक्के मकान बना कर दिए थे। लेकिन बीजेपी और केंद्र की बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी की नकल करते हुए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने, खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर आपके उत्तर प्रदेश में भी तो जिन लोगों के पास अपने रहने के लिए पक्के मकान नहीं है तो गरीब लोगों को 2 कमरों के पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप किसी भी गरीब या आवासहीन व्यक्ति को एक भी मकान पक्का आप लोगों को केंद्र की सरकार ने अभी तक बनाकर दिया है? मैं समझती हूँ कि नहीं दिया है। बीजेपी
और श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो पूरे देश में गरीबी और महंगाई को कम कर दिया जाएगा। क्या गरीबी कम हुई है आप लोगों की? क्या महंगाई कम हुई है? और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि पूरे देश में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे दिए जाएंगे, पूरे देश में कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। कि मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज के इस क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म की है? मैं समझती हूँ नहीं की है। इसी प्रकार बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि पूरे देश में जो किसान लोग हैं उनको खेती करने के लिए सस्ती सुविधाएं देकर उनकी आय को 2 गुना किया जाएगा। क्या किसानों को सस्ती सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उनकी आय 2 गुना हुई है? मैं समझती हूँ नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद जो पुराना भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसमें तब्दीली करके इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की कौड़ी के भाव में जमीन खरीदने के लिए इन्होंने कानून भी बनाया। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी जब इसका डटकर विरोध हुआ तो इनको ये अपना बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, फिर ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है। और इतना ही नहीं, जो पूरे देश में छोटे कारोबारी लोग हैं, मध्यम जो व्यापारी लोग हैं, तो आज वो भी दुखी है इस सरकार में, क्योंकि इस सरकार ने ऐसे नए नए कानून बना दिए हैं जिसकी वजह से छोटे मध्यम व्यापारी आज बड़े पैमाने पर दुखी हैं। अर्थात अब ये भाजपा सरकार उनके हित व कल्याण के लिए जो इन्होंने इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, मजदूरों को, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को जो किस्म किस्म के इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों को इन्होंने पूरा नहीं किया। अर्थात अब ये भाजपा सरकार उनके हित व कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अधिकांश अपनी ताकत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हित व कल्याण में ही लगाए हुए हैं। इसके साथ ही अब तो केंद्र में इस पार्टी की सरकार के व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी कंपनियों को भी दरकिनार करके अब यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट को ही बढ़ावा देने के लिए ही मीडिया तक में खुलकर अपना विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। अब इनके विज्ञापन भी आने लगे हैं, जिनके धन व बल की खास वजह से ही इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। और यही मुख्य वजह है कि अब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज भी अब बड़ी आसानी से केंद्र की सरकार माफ कर देती है। और इस संबंध में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले केवल 3 वर्षों में ही यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों द्वारा लिया गया लगभग 1,14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज भी माफ कर दिया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से 1,00,000-2 लाख रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि फिर वे अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार भी है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने देश में आम जनहित के नाम पर खासकर जनधन व पेंशन एवं बीमा आदि की जो भी अनेकों और योजनाएं अभी तक प्रारंभ की हैं, शुरू की हैं, तो उनसे भी अधिकांश या अप्रत्यक्ष रूप में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही लाभ पहुंच रहा है। इसके साथ ही देश में बनने वाले स्मार्ट सिटी का भी ज्यादातर यहाँ अमीर व धनवान लोग ही
फायदा उठाने वाले हैं। इसी प्रकार करोड़ों अरबों की लागत से बन रही बुलेट ट्रेन जो केवल मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद शहर तक ही चलाई जाएगी, तो उसमें भी अधिकांश यहाँ बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग ही सफर करने वाले हैं। जबकि इस पर खर्च की जा रही इतनी ही धनराशि से देश में गरीब लोगों के लिए कई और नई ट्रेनें भी चलाई जा सकती थी। और इतना ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर का भी लाभ करोड़ों गरीबों, नौजवानों व बेरोजगार लोगों को मिलने की बजाय केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही मिल रहा है। इसलिए अभी हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में देश व विदेश व यहाँ की जनता को लेकर विभिन्न मुद्दों पर और खासकर दलितों व अन्य कमजोर वर्गों के बारे में जो कुछ भी अपनी सरकार का अब तक का लेखा जोखा बयान किया है, तो वह जमीनी हकीकत में ना के बराबर है। अर्थात इनका ये लेखा जोखा अधिकांश ये केवल सरकारी फाइलों में ही दर्ज कागजी मसौदा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खासकर जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कार्य नहीं किए हैं कि जिसका विशेष संज्ञान लेकर यहाँ की आम जनता उसे सराहे व तारीफ करे। इसके साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर आप लोगों को ये मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के गरीब लोगों को, आज के उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को भी ये कहा था कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है और यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाती है तो फिर केंद्र की सरकार जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो इस देश के अंदर तो प्रत्येक गरीब परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 लोगों को प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 15 और 20 लाख रुपए के हिसाब से सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ये बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में किसी भी गरीब आदमी को 1 रुपया भी मिला है, एक फूटी कौड़ी भी मिली है? मैं समझती हूँ कि आप लोगों को नहीं मिला है। इनका ये खास चुनावी वायदा भी पूरी तरह से खोखला ही साबित हुआ है। और अब तो अपने देश में भी काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी विशेष व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, विजय माल्या घोटाला, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र स्टेट की भाजपा सरकार के हुए घोटाले आदि ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं और इन सब मामलों में कार्रवाई केवल ना के बराबर व अधिकांश दिखाती ही अभी तक की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि देश में खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी जरूरी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर इनकी समीक्षा करने की आड़ में
इन्हें निष्प्रभावी व खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को भी अब निष्प्रभावी बना दिया गया है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण तो इस देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो उस दौरान तो कुछ लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर तो इस पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला इसको निष्प्रभावी बना दिया गया था। तो तब हमारी पार्टी ने उस समय केंद्र की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को ये कहा था कि इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना चाहिए। हमें काफी संघर्ष करना पड़ा और आप लोगों को मालूम है कि राज्यसभा में बीएसपी के काफी संघर्ष करने के बाद तो ये संवैधानिक संशोधन विधेयक पदोन्नति में आरक्षण को फिर से प्रभावी बनाने के लिए तो ये जो संविधान में संशोधन विधेयक है ये राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। और अब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बीजेपी की लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लेकिन ये मामला अभी तक भी लटका पड़ा है। इससे भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। इस देश के अंदर जो आपका आरक्षण का कोटा है, पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी हर स्तर पर आपका आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। और इसके अलावा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो केंद्र में जो बड़े बड़े उनके मंत्रालय हैं उनके ज्यादातर कार्य तो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनाढ्यों को फायदा। सरकार ने तो केंद्र में जो बड़े बड़े उनके मंत्रालय हैं उनके ज्यादातर कार्य तो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनाढ्यों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं। और आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका आरक्षण खुद ही कम हो जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रत्यक्ष रूप में तो अपने कार्य, सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को देकर तो आपका आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे इसको कम कर रही है और ये आपका आरक्षण अब ना के बराबर ही रह गया है। और इन सब में भी इनकी दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते अब इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का दयाशंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण हैं। ऐसे हालातों में वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर कांग्रेस पार्टी की तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनका खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। और अब इन वर्गों के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इन सब मामलों में अब ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ
समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। अर्थात अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें अभी तक भी इन वर्गों के लोगों को जहां आजादी के 70 वर्षों के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। इनके अलावा जहां तक देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अधिकांश मामलों में आए दिन खराब व दयनीय हो रही स्थिति का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब से केंद्र में खासकर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर पहले से भी कई गुना ज्यादा सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तो अब इन्होंने ऐसा लगता है कि ताला लगा के ही रख दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब ये लोग यानी कि मुस्लिम समाज के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के लोग पूरे देश में अपने जान माल में मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में बने रहते हैं। इसके साथ साथ इस समय पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से भी अब आए दिन इन लोगों के पर यह गो रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने व धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी जो शक की नजरों से देखा जा रहा है, तो ये सब देश हित में ठीक नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। लेकिन इन सबसे यह इनकी सरकार का सबका साथ व सबका विकास का भी असली रूप देखने के लिए हमें मिलता है। इस प्रकार केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने अब तक के 2 वर्षों से अधिक हुए कार्यकाल में अपनी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से देश की जनता को काफी ज्यादा निराश किया है। इसके साथ ही इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में खासकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर मेरा ये कहना है कि जब केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की अब यहाँ वर्तमान में ऑक्सीजन पर चल रही खराब कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता को अर्थात श्री केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जिसका पूर्व में अपना खुद का आपराधिक इतिहास रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता यहाँ बीजेपी की कानून व्यवस्था के मामले में इनकी नीति व नियत को भी काफी अच्छी प्रकार से समझ सकती है। इनके अलावा जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वर्तमान सत्ता सरकार की चल रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार प्रदेश में खासकर अपराध, अराजकता व सांप्रदायिकता के लिए ही आम जानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की वजह से अब पूरे प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल यहाँ काफी ज्यादा आसमान तक पहुंच चुके हैं, जिस कारण प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स एवं सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर
अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। और इस मामले में खासकर मुजफ्फरनगर, दादरी, मथुरा व बुलंदशहर कांड को तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब यह उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय व अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और अब इस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है और खासकर प्रदेश में हमारी महिलाएं तो अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और इस बारे में मैं बताना चाहती हूं कि वर्तमान सत्ता सरकार में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन किसी न किसी जिले के अंदर महिलाओं की असमतें ना लूटी जाती हो। हर जिले के अंदर एक आदि महिला की आबरू जरूर लूटी जाती है, इज्जत आबरू उनकी असमतें जरूर लूटी जाती हैं। तो अर्थात अब वर्तमान सपा सरकार में महिलाओं का तो खासकर या महिलाओं का तो बहुत बुरा हाल है। इस प्रकार अब प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि अधिकांश या अराजक व आपराधिक तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसका अब यहाँ विकास के कार्यों पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सपा सरकार में विकास के अभी तक जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं तो उनमें से अधिकतर बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी की सरकार में ही शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन अब यह खास ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे हालातों में भी केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान भाजपा सरकार का भी खामोश बने रहना तो ये सब सपा व बीजेपी की अपनी विफलताओं व अंदरूनी मिली भगत को ही साफ तौर से दर्शाता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश व जनहित में यहाँ सपा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में जनहित व जन कल्याण की अर्थात बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही यहाँ सरकार बनानी होगी। और वैसे तो आप लोग ये जानते हैं कि बीएसपी का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का ये एक नारा मात्र ही नहीं है बल्कि ये है हमारी पार्टी की। आप लोग नारा मत लगाएं, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। वैसे आप लोग ये जानते हैं कि बीएसपी का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का ये एक नारा मात्र ही नहीं है बल्कि ये हमारी पार्टी की मूल नीति व सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर चलकर हमने अपनी पार्टी का संगठन ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी कई बार सरकार भी चलाकर दिखाई है। इसके साथ ही इसी नीति व सिद्धांत के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासन काल में यहाँ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ खासकर यहाँ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और अब बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज का ही नहीं बल्कि सर्व समाज का हित निहित है। लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब ये लोग बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस संबंध में कुछ खास बातों की तरफ ध्यान दिलाने से पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशनरी मूवमेंट भी है, जिनके कार्यकर्ताओं व उनके समाज को बीएसपी की मिशनरी मूवमेंट से जोड़कर उन्हें इस प्रकार से न बिकने वाला समाज के रूप में तैयार किया जाता है। यदि किसी भी समाज का पार्टी से जुड़ा बड़े से बड़े नेता भी, बड़े से बड़ा नेता भी अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ में किसी भी विरोधी पार्टी के हाथों में चला जाता है तो फिर वह व्यक्ति अधिकांश अकेला ही जाता है
किंतु उसके साथ में उसका अपना खुद का समाज नहीं जाता है और फिर उसका समाज उसके स्थान पर अपना नया नेता तैयार करके पार्टी में आगे बढ़ता चला जाता है। और इस बात के मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। और इसका उत्तर प्रदेश से जुड़ा ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में टिकट को लेकर यहाँ कुछ लोग अपने परिवार के मोह में वे व्यक्तिगत स्वार्थ में जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या निकाल दिए गए हैं, तो अब वे लोग विरोधी पार्टियों से अपनी टिकट लेने के स्वार्थ में उन्हें खुश करने के लिए आए दिन यहाँ बीएसपी के ऊपर खासकर टिकट बेचने का गलत व झूठा आरोप लगाते रहते हैं। जबकि इस किस्म के लोग अकेले हमारी पार्टी में ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे। किंतु मीडिया में इसके प्रचार व प्रसार के मामले में फर्क केवल इतना ही है कि मीडिया के लोग दूसरी पार्टियों पर लगे ऐसे आरोपों को एक दो दिन ही खबरों में चलाकर उसे दरकिनार कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में कुछ दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग खासकर बीएसपी के मामले में अपना दोहरा मापदंड अपनाते हुए इस किस्म की खबरों को अधिकांश चुनाव होने तक भी दिखाते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि टिकट न मिलने की स्थिति में जब विरोधी पार्टियों के लोग अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हैं, तो तब फिर ये लोग अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूर्ण रूप से गलत व झूठा बताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग बीएसपी के ऊपर लगे इस किस्म के गलत व झूठे आरोपों को सही बताते हैं। तो इससे भी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति ये दोहरी मानसिकता साफ नजर आती है। इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से एक तरफ तो विरोधी पार्टियों के लोग खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बारे में इस बात का ये काफी गलत प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची है। लोग आए बारे में इस बात का ये काफी गलत प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची है। लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग बीएसपी के बारे में ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बेचते जा रहे हैं और एक एक सीट पर टिकट के लिए कई कई करोड़ रुपए भी लिए जा रहे हैं, जबकि इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। किंतु फिर भी इस बारे में मैं विरोधी पार्टियों के लोगों से ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब विरोधी पार्टियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो तब फिर ऐसी खराब स्थिति में यहाँ बीएसपी का भला फिर कौन टिकट खरीद सकता है? शायद इसका जवाब ये विरोधी लोग आसानी से नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी इनके इस विरोधाभास कथन से ये बात तो यहाँ जरूर स्पष्ट हो जाती है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों को काफी पीछे छोड़कर या काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। चाहे यहाँ खासकर बीजेपी के लोग, चाहे यहाँ खासकर बीजेपी के लोग अपनी पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के जरिए सर्वे कराने वाली एजेंसियों को मैनेज करके वे उनके सर्वे के ओपिनियन पोल में यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से जबरन क्यों न दिखाते रहें। और साथ ही इसी सर्वे में ये लोग केंद्र की अपनी सरकार के कार्यों को भी जबरदस्ती ज्यादा नंबर क्यों न दिलवाते रहें। और इतना ही नहीं बल्कि इनका ये मैनेज किया गया सर्वे का ड्रामा अब उत्तर प्रदेश में खासकर बीएसपी की रैलियों के जबरदस्त कामयाब होने के बाद से तो यहाँ आए दिन
किसी न किसी रूप में जरूर चलता रहेगा, जिससे प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, देश व राज्यों में आजकल जितने भी छोटे बड़े अखबार व चैनल आदि चल रहे हैं, तो उन पर ज्यादातर धन व पैसा यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही लगा होने के कारण अधिकांश नियंत्रण उन्हीं का ही होता है। और फिर ये लोग अपने अपने आर्थिक लाभ के लिए जिन भी पार्टियों से जुड़े होते हैं, तो चुनाव में उन्हीं पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए फिर वे इन अखबारों, चैनलों व सर्वे कराने वाली एजेंसियों व कंपनियों आदि का भी इनके पक्ष में ही खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीएसपी जैसी जो भी पार्टी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी दूरी बना के रखती है और खास और सरकार बनने पर उन्हें कोई भी अनुचित लाभ नहीं पहुंचाती है, तो फिर ये पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग दुखी होकर बीएसपी जैसी उस पार्टी को चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए या अखबारों, चैनलों व सर्वे आदि का काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का खास उदाहरण सन 2007 में उत्तर प्रदेश का हुआ विधानसभा का आम चुनाव है, जिसमें उस समय उनके अधिकांश अखबारों व चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में बीएसपी को तीसरे व चौथे नंबर की ही पार्टी बताया गया था सन 2007 में। लेकिन जब नतीजा आया, तो जब उस चुनाव में बीएसपी नंबर 1 की पूर्ण बहुमत की पार्टी बनकर उभरी थी सन 2007 में। इसे भी ध्यान में रखकर अब प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में यहाँ पर्दे के पीछे से बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के जरिए मीडिया व सर्वे आदि में आए दिन बीएसपी को नुकसान पहुंचाने वाली इनकी इस किस्म की सभी खबरों व रिपोर्ट से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव को लेकर शुरू में आज से कुछ महीने पहले मीडिया ने जिन एजेंसियों व कंपनियों के सर्वे में बीएसपी को नंबर 1 की पार्टी बताया था, तो उसके पीछे भी वास्तव में यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही बहुत बड़ी साजिश ये थी, ताकि इससे फिर बीएसपी के लोग जोश में आकर थोड़े ढीले पड़ जाएं और फिर उनसे जुड़ी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को थोड़ा और मजबूत बनने का मौका मिल जाए। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में अखबारों, चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में आए दिन दर्शाई व बताई जाने वाली इनकी षड्यंत्र से जुड़ी इस किस्म की सभी खबरों से आप लोगों को जरूर सावधान रहना है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब ये विरोधी पार्टियों के लोग तिलक, तराजू व तलवार वाले नारे को भी फिर से जबरन बीएसपी के ऊपर थोप कर यहाँ प्रदेश में अपर कास्ट समाज के लोगों को भी गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि चुनाव में फिर बीएसपी को अपर कास्ट समाज का वोट ना पड़ सके, जबकि इस नारे में कतई भी सच्चाई नहीं है। और इस बारे में यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि हमारी पार्टी की अपर कास्ट समाज के प्रति ऐसी कुछ भी गलत सोच व धारणा होती, तो फिर हमारी पार्टी अपर कास्ट समाज के लोगों को भी अपनी पार्टी के संगठन में उच्च स्थानों पर भला क्यों रखती, और साथ ही इन वर्गों के लोगों को अपनी पार्टी से एमपी, एमएलए, एमएलसी व सरकार बनने पर मंत्री व विधान परिषद का चेयरमैन आदि भी क्यों बनाती। इसलिए विरोधी पार्टियों के इस आरोप में कतई भी सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने तक बीजेपी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी दयाशंकर सिंह की तरह ही यहाँ विरोधी द्वारा कभी भी मेरे खिलाफ और भी आपत्तिजनक व शर्मनाक बातें कही जा सकती हैं, जिन पर बीएसपी के लोगों को कतई भी भड़कना नहीं है। अर्थात अब अपना संयम आप लोगों को बना के रखना है और जिनका जवाब
फिर बीएसपी की सरकार बनने पर इस किस्म के लोगों को सख्त कानून के तहत जरूर दिया जाएगा। और वैसे भी अपने लोगों को विरोधी पार्टियों की बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व के प्रति उनके अनाप शनाप भाषण व आरोपों को उस कहावत की तरह ही मानकर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आसमान पर थूकने से अपना खुद का ही चेहरा गंदा होता है और फिर आसमान पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वे अपनी जगह ऊंचाइयों पर ही बना रहता है। इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी व उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार अपनी कमियों व विफलताओं पर से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए यह प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान भी अब ये दोनों पार्टियां यानी कि सपा और बीजेपी, अब ये दोनों पार्टियां अपनी अंदरूनी मिली भगत से या षड्यंत्र के तहत किसी भी मुद्दे पर अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भी करा सकती है। इससे भी यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस बारे में ये भी सर्वविदित है कि जब भी कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो तब उसमें अधिकांश यहाँ हिंदू व मुस्लिम समाज के गरीब व आम लोगों का ही जाने माने नुकसान होता है और फिर षड्यंत्र के तहत वहाँ दंगा कराने वाले नेता लोग दूर खड़े होकर उनका तमाशा देखते हैं तथा इसकी आड़ में फिर वे घिनौनी राजनीति करते हैं। जबकि यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में भी इन दंगों की आड़ में राजनीति करने के मामले में सपा व भाजपा के साथ साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को विरोधी पार्टियों के इन सभी हथकंडों व षड्यंत्रों से सावधानी बरतते हुए या धर्म व जाति से ऊपर उठकर प्रदेश में अपने हितों में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही सरकार जरूर बनानी होगी। और इसके साथ ही यहाँ मैं प्रदेश की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर हमारी सरकार द्वारा सर्वप्रथम यहाँ हर स्तर पर व्याप्त अराजक व जंगल राज को खत्म करके या कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में हर मामले में यहाँ अन्याय, अपराध, भय, सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा किया जाएगा और इसके लिए विशेष अभियान के जरिए प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, सांप्रदायिक व अन्य सभी आपराधिक तत्वों को तुरंत ही जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में उनकी असली व सही जगह होती है। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार में जुल्म जाति के शिकार जिन दुखी व पीड़ित लोगों की थानों में अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो उनकी भी फिर एफआईआर दर्ज करा के उन्हें समय से जरूर न्याय दिलवाया जाएगा और उनके मुख्य दोषी लोगों के साथ साथ उन्हें बचाने वाले पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को भी फिर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में माफियाओं व दबंगों द्वारा खासकर दलितों की पट्टों की जमीन पर तथा अन्य और सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर भी जो अवैध कब्जे किए गए हैं तो उन्हें भी फिर जरूर मुक्त कराया जाएगा और इनके सभी मुख्य दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सपा सरकार में जिन विभागों के बड़े बड़े कार्यों में व भर्ती आदि में भी काफी ज्यादा धांधली होने की बातें कही जा रही हैं तो उनकी भी जरूर जांच करवाई जाएगी और इस मामले में खासकर यहाँ इलाहाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वर्ण व पिछड़ी जाति के कोटे के पदों पर भी एक ही खास जाति के बड़े पैमाने पर किए गए चयन में धांधली की भी जरूरत पड़ने पर जांच अवश्य ही कराई जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान सपा सरकार द्वारा
जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रदेश में जिन जिलों, योजनाओं व पार्कों आदि के नाम बदल दिए गए हैं तो उन्हें भी जरूर बहाल कराया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ ही यह महिलाओं, छात्रों, युवाओं, बुजुर्गों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों व छोटे व्यापारियों व अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों की सुरक्षा का तथा उनके हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही प्रदेश में खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय पर जरूर पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा बीएसपी की सरकार में वर्तमान सपा सरकार की तरह विकास का लाभ केवल यहाँ एक विशेष जाति व एक ही क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों के लोगों को बिना कोई भेदभाव व पक्षपात के एक ही सम्मान दिया जाएगा। और इस मामले में खासकर प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का व अति पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी विकसित करने की तरफ भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस व बीजेपी की सरकार की तरह विकास व उत्थान अधिकांश यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का नहीं होगा और न ही उनके हिसाब से चयनित किए गए क्षेत्रों को पहले विकसित किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर विकास व उत्थान यहाँ गरीब व आम लोगों का, अति पिछड़े हुए क्षेत्रों का ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और इस संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो तब हमारी सरकार ने यहाँ के इलाहाबाद, वाराणसी व मिर्जापुर मंडल के सभी पिछड़े हुए क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा था। और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के जरिए यहाँ की स्थानीय समस्याओं का भी काफी हद तक समाधान किया था। और इस मामले में हमारी सरकार ने इन तीनों मंडल में भी माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना व डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत यहाँ के पिछड़े हुए शहरों, कस्बों व देहातों को भी काफी विकसित किया गया है, जिसके कारण ही खासकर मिर्जापुर मंडल के सोनभद्र जिले में फिर योजना के तहत यहाँ के पिछड़े हुए शहरों, कस्बों व देहातों को भी काफी विकसित किया गया है, जिसके कारण ही खासकर मिर्जापुर मंडल के सोनभद्र जिले में फिर नक्सलियों को भी यहाँ से भागना पड़ा था, बिहार जाना पड़ा था। इसके साथ साथ इलाहाबाद व वाराणसी इन दोनों बड़े शहरों को भी पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ी योजना भी तैयार की थी और जिस पर काफी धन भी बुक किया गया था, लेकिन सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथों में आने की वजह से अब ये कार्य भी इस पार्टी ने यहाँ पूरे तौर से रोक दिया है। ऐसी स्थिति में इन कार्यों के साथ साथ जनहित व जन कल्याण के अन्य और भी जरूरी कार्यों को अब यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ही पूरा किया जा सकता है, अर्थात सपा सरकार में नहीं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ में वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले विशेषकर वाराणसी जिले के बारे में भी ये कहना चाहूंगी। देश में इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में खास तौर से वाराणसी लोकसभा की सीट के लोग तो ये सोचकर चल रहे थे कि इस सीट से सांसद बने श्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर वे अपने इस वाराणसी क्षेत्र को तो यहाँ सपा मुखिया के इटावा व ससई की तरह जरूर विकसित कर देंगे और साथ ही यहाँ के बुनकरों की भी समस्याओं का जरूर समाधान कर देंगे। लेकिन इन सब मामलों में भी अभी तक भी इस क्षेत्र की जनता को अधिकांश यहाँ निराशा ही मिली है। और खासकर इस समय वाराणसी क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ ने जब यहाँ के इंसानों के साथ साथ भगवानों के भी घरों को काफी हद तक डुबो दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ के पुजारी व आम जन लोग भी काफी ज्यादा परेशानी में हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे हालातों में भी इस क्षेत्र के सांसद व पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन बाढ़ पीड़ित लोगों की अभी तक भी यहाँ आकर कोई सुध नहीं लिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में आज कई साल बाद मैं मिर्जापुर मंडल में भी यहाँ ही बाढ़ से पीड़ित लोगों की भला ये कैसे सुध ले सकते हैं, अर्थात ये इनकी मदद नहीं कर सकते हैं। जहाँ से इस बार एक तरफा बीजेपी के ही सांसद चुनकर आए हैं, इसी प्रकार सपा सरकार ने भी जहाँ बाढ़ पीड़ितों को मदद देने के लिए मीडिया में तो जरूर काफी कुछ लंबी चौड़ी बातें कही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इनकी मदद के लिए अभी तक भी सपा सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जबकि बीएसपी की सरकार में बाढ़ पीड़ित लोगों का हर स्तर पर वे समय से पूरा ध्यान रखा जाता था। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब प्रदेश की जनता को अपने न्याय, अमन, चैन, हित व कल्याण के लिए यहाँ प्रदेश में सपा को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए अपना वोट कांग्रेस व बीजेपी आदि को देकर आप लोगों को कतई भी खराब नहीं करना है, जिनकी हालत अब यहाँ प्रदेश में कोई खास अच्छी नहीं रही है। और अब संक्षेप में मैं इन तीनों पार्टियों के बारे में, खासतौर से सपा, बीजेपी व कांग्रेस के बारे में फिर से ये कहना चाहूंगी कि जिस सपा सरकार में एक तरफ जहाँ हर स्तर पर आपराधिक तत्व हावी रहते हों और वहीं दूसरी तरफ उस सरकार का मुख्यमंत्री अपने खुद के परिवार में ही कई पावर सेंटर के बीच में उलझा हो, और इसके साथ साथ फिर ऐसे उलझे मुख्यमंत्री का अधिकांश समय या अपने माता पिता, चाचा भतीजे व भाई बहन आदि के साथ ही रिश्ते निभाने में व अन्य और भी जबरदस्ती के नए रिश्ते बनाने में ही लगा रहता हो, तो फिर ऐसे में प्रदेश की जनता का यहाँ कदापि भला नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बीजेपी, जिसका हर मामले में रिपोर्ट कंट्रोल आरएसएस के हाथों में ही केंद्रित रहता है, जो ये संस्था देश में पूरे तौर से संकीर्ण व कट्टरवादी ही मानी जाती है, जिसके चलते ये पार्टी भी यहाँ प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष एवं सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार नहीं दे सकती है। इसके अलावा वर्तमान में अपने देश के खासकर जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से जो वहाँ अशांति का वातावरण व्याप्त हुआ है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि कश्मीर के मामले में वर्तमान केंद्र की सरकार के साथ साथ वहाँ की पीडीपी व बीजेपी गठबंधन की राज्य सरकार भी यदि शुरू में ही समय से गंभीर व सक्रिय हो जाती तो फिर कश्मीर घाटी में स्थिति काफी ज्यादा नहीं बिगड़ती। और अब काफी देरी से इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा आज एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर भेजने का मामला भी वास्तव में अपनी कमियों पर से पर्दा डालने का ही इनका एक प्रयास लगता है। इसी कारण आज हमारी पार्टी ने इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का नहीं फैसला लिया है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, कश्मीर अपने देश का ही एक अभिन्न अंग है, और इस मामले में यदि केंद्र की सरकार कोई भी ठोस व बुनियादी कदम उठाती है तो फिर हमारी पार्टी इस कार्य में सरकार को जरूर सहयोग देगी, लेकिन ढूंढबुल मामले में नहीं। और जहां तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति का सवाल है, तो इस पार्टी की वर्तमान में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उसे अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी दिल्ली से एक बुजुर्ग महिला को ही यहाँ लाकर उतारना पड़ा है। ऐसे हालातों में अब प्रदेश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर स्तर पर यहाँ अपराध मुक्त व एक पावर सेंटर की तथा धर्मनिरपेक्ष एवं सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही एक बेहतरीन व आदर्श सरकार दे सकती है। अर्थात अब प्रदेश की जनता को बीएसपी को ही एक तरफा अपना वोट देकर यहाँ प्रदेश में फिर से इस पार्टी की यानी कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी।
इस उम्मीद के साथ हूँ। अब मैं अंत में मीडिया के माध्यम से खासकर यहाँ विरोधी पार्टियों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज बीएसपी की केवल 3 मंडल की अर्थात इलाहाबाद, वाराणसी व मिर्जापुर मंडल की हुई इस अति विशाल व अति समुद्री महारैली में जो लाखों लाखों लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत गर्मी है, अपार गर्मी और उमस है। इसमें भी आप लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर तो इस अति विशाल व समुद्री महारैली में जो लाखों लाखों लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये भीड़ दूसरी पार्टियों की तरह एक एक सीट पर कई कई लोगों को टिकट का आश्वासन देने की आड़ में इकट्ठा नहीं की गई है और न ही इस रैली में बीजेपी की तरह बिहार व मध्य प्रदेश से यहाँ भीड़ लाई गई है, बल्कि इन तीनों मंडल में विधानसभा के सभी टिकट फाइनल करके सभी अति विशाल व अति समुद्री महारैली आयोजित की गई है, जिसे कामयाब बनाने के लिए मैं इन तीनों मंडल के पार्टी संगठन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों का व आम कार्यकर्ताओं का तथा पार्टी द्वारा तय किए गए सभी उम्मीदवारों का भी पूरे तय दिल से आभार प्रकट करते हुए इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ कि आज यहाँ इलाहाबाद में, आप लोग सुनो मेरी बात, आज यहाँ इलाहाबाद में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की हुई इस अति विशाल व समुद्री महारैली की ताकत को देखकर अब मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि आपके इलाहाबाद, वाराणसी व मिर्जापुर मंडल की भी जनता उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। अर्थात यहाँ की जनता भी अपने इन तीनों मंडल से अपनी पार्टी की नंबर 1 पर सीटें जरूर जिता कर देगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ अंत में कि चुनाव होने तक कांग्रेस, बीजेपी, खासतौर से बीजेपी बड़े पैमाने पर मीडिया का वो गलत इस्तेमाल करेगी। उनके पास कोई धन की कमी नहीं है, उनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, घिनौने हथकंडे इस्तेमाल करेगी। मीडिया का भी बड़े पैमाने पर ये दुरुपयोग करने का कोशिश करेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी है, और खासकर बीजेपी चाहे कितने भी घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर ले, चाहे कितने भी घिनौने षड्यंत्र वो रच ले, लेकिन आप लोगों को इस बार सभी विरोधी पार्टियों को ये बताना है कि उनका षड्यंत्र, उनका कोई भी षड्यंत्र और हथकंडा इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार को बनाने से नहीं रोक सकता है। और आज जो आप लोगों की लाखों लाखों भीड़, मैं जब हेलीकॉप्टर से इधर आ रही थी तो जितनी भीड़ इस मैदान के अंदर है, पंडाल के अंदर है, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ इस पंडाल के बाहर तो सड़कों पर आती हुई मुझे नजर आई। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी उमस, इसमें भी आप लोग लाखों की तादाद में अपनी नेता को सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये सोचकर पहुंचे हैं कि हमें अपनी बहन को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना के फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए मैं आप लोगों का बार बार दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पहले संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे।
मायावती का संबोधन आपने सुना। ये बीएसपी की महारैली जिसमें मायावती तकरीबन 1.25 घंटे तक बोली। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऑक्सीजन पर है और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को तो ये कहकर खारिज कर दिया पूरी तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने कि कांग्रेस के पास तो उत्तर प्रदेश में कोई नेता ही नहीं और तभी तो उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर दिल्ली से एक बुजुर्ग महिला को बुलाना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी पर भी तंज किया और मायावती बेहद आश्वस्त भी नजर आई, क्योंकि मायावती की जो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है इसी के मद्देनजर जो आज की रैली रही इलाहाबाद में, उसमें खासा जन सैलाब उमड़ा, लोगों की खासी भीड़ उमड़ी और इसी को लेकर मायावती बेहद आश्वस्त, बेहद खुश नजर।